हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनका आप सभी का आर के पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 9वीं का गणित विषय पढ़ रहे हैं और अभी हम फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी 8 लेक्चर हो चुका है, ये हमारा 9वां लेक्चर। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके आप पहले पिछला लेक्चर देखिए, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ लिंक होता है ना। मतलब पीछे वाला जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो एक दूसरे से लिंक होते हैं ना। अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप क्रम वाइज पहले पिछला वीडियो देखिए, है ना, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, देखो इस प्रश्नावली में हमारा पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहले में यहाँ पे 3 प्रश्न है, हमको क्या करना होगा, इनका जो है आंसर सत्य सत्य में देना है और इसका कारण भी देना है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि सत्य है तो कारण भी देना है कि क्यों सत्य है। अगर हम असत्य बोल रहे हैं तब भी हमको कारण बताना है कि क्यों असत्य है ना, ये लिख करके। तो देखिए पहले को हल करते हैं। तो आप पढ़िए पहले में क्या पूछा है यहाँ पे। तो पहले में पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है ना। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है, अगर पहला पार्ट है ना, या कहें कि पहला लेक्चर, तो वहाँ पे हमने संख्याओं के बारे में ही पढ़ा था, है ना। तो ये कथन क्या है, सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है, देखो क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला करके ही वास्तविक संख्या बनाए थे, है ना, इसीलिए यह कथन सत्य है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। अब क्यों सत्य है इसका कारण यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समूह में होते हैं, है ना। वास्तविक संख्याओं के समूह में होते हैं, तो इस तरह से हम इसका कारण लिख सकते हैं, है ना। हमने क्या लिखा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं, मतलब जितने भी अपरिमेय संख्याएं होते हैं, है ना, वे वास्तविक संख्याओं के समूह में होते हैं, है ना। अगर वास्तविक संख्याओं के समूह में भी होता है अपरिमेय संख्या, है ना, तो फिर ये कथन सत्य है। ठीक है, देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि संख्या रेखा पे जब हम नंबर को रिप्रेजेंट किए थे तो क्या वो सारे नंबर √m के रूप का है ना, या कहें कि क्या वो सारे नंबर किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है ना। और साथ में वहाँ पे एक शर्त भी दिया है, मतलब इस प्रश्न में क्या बोला है कि जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो चलिए इसको नंबर लाइन बना करके समझते हैं कि क्या ये सत्य है जो बोला है ना। तो नंबर लाइन से हमको पता चलेगा कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये हमने एक नंबर लाइन बनाया और आप जानते हैं इस नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या होता है, 0, फिर इसके बाद इधर +1, +2, +3, +4, है ना, ऐसे +5, ऐसे +∞ तक के नंबर होते हैं। ठीक है, और इस साइड में हमारा -1 है ना, -2, -3, -4, ये बढ़ता जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता, -∞ तक इधर होते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन होता है। अब इसमें ये बोला है कि इसी नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु, वैसे तो इसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं, है ना, जैसे ये तो हमारा 1 हो गया, इसके बीच में भी बहुत सारे बिंदु होते हैं नंबर लाइन पे, है ना। अनंत बिंदु मिल करके ही तो नंबर लाइन बनाते हैं। तो हम अगर समझना चाहें तो जो हमको दिख रहा है यहाँ पे उसी से समझ सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये भी तो इस नंबर लाइन के पॉइंट ही हैं, बिंदु ही हैं, है ना। तो यहाँ से समझते हैं जो वो बोला था। तो जैसे देखिए, एक क्या किसी नंबर का वर्गमूल होगा, तो आप बोलेंगे हाँ, जो 1 है ना वो 1 का वर्गमूल है ना। अब ऐसे ही
2 को क्या हम इस तरह वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं? ये तभी हम लिख सकते हैं जब 2 किसी न किसी संख्या का वर्गमूल हो, है ना, स्क्वायर रूट हो। तो 2 किसका स्क्वायर रूट है? तो आप बोलेंगे सर 4 का, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 2 को। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, है ना। 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। तो ऐसे हम 5 को भी लिख सकते हैं, है ना, 25, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। तो ऐसे देखने से तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ सच में मतलब नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु जो है ना, मतलब प्रत्येक बिंदु को हम वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। पर यहाँ पे एक शर्त था कि जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, क्या बोला था? जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो आप बोलेंगे सर है तो 25 भी प्राकृत संख्या है, 16 भी प्राकृत संख्या है, 9 भी प्राकृत संख्या है, 4 भी प्राकृत संख्या है, 1 भी प्राकृत संख्या है। पर आप एक चीज़ भूल गए, थोड़ा पीछे पढ़िए। इसमें क्या लिखा था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या बोला था? प्रत्येक बिंदु, मतलब हमको इनको भी चेक करना होगा कि क्या सत्य है। तो देखो हम अगर यहाँ पे 0 की बात करें, 0 किसका स्क्वायर रूट होगा? तो आप बोलेंगे 0 0 का स्क्वायर रूट होगा, किसका? 0 का, है ना। अब बताइए ये जो शून्य है, जो 0 है, ये क्या प्राकृत संख्या है? तो आप बोलेंगे सर ये प्राकृत संख्या नहीं है। और बताइए ये जो -1 लिखा है, क्या लिखा है? -1, क्या ये किसी प्राकृत संख्या का स्क्वायर रूट होगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं होगा, है ना। ये जो -3 है, क्या ये किसी प्राकृत संख्या का स्क्वायर रूट होगा? किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल होगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं होगा। तो यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने निष्कर्ष निकाला कि ये जो कहा है वो गलत है, मतलब यह कथन असत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं हो सकता, है ना। अगर यहाँ पे बोल दे कि m एक प्राकृत संख्या है ना, तो यहाँ पे -1, 0, -2 ये किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। इधर तो है ना, लेकिन इधर पता चलता है कि ये कथन असत्य है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कारण सहित इसका आंसर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस नंबर लाइन को हटाते हैं, क्योंकि आपको तो समझ में आ गया ना, हमने इसको समझाने के लिए ही बनाया है आपको, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरे का आंसर, ठीक है। तो हल में हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह कथन असत्य है ना। क्यों असत्य है अभी आपने देख लिया। तो हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? कारण भी तो लिखना है ना। क्यों असत्य है, कारण भी तो लिखना है ना। इसका कारण हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्योंकि कारण में क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देते हैं कि 0, -1, -2, -3, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं हमारे, है ना। ये डॉट 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 का मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता, है ना। ऐसे ये किसी प्राकृत संख्या के वर्गमूल नहीं है ना। ये किसी प्राकृत संख्या के वर्गमूल नहीं हो सकते, ऐसे लिख देते हैं। ये किसी प्राकृत संख्या के वर्गमूल नहीं हो सकते, वर्गमूल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका कारण दे सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को क्या पूछा है। तो तीसरे में हमसे पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। देखो इसने क्या कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो एक चीज समझिए, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल करके वास्तविक संख्या बनाते हैं, ठीक है। ये पहली चीज ध्यान में रखना। दूसरी चीज जो बोल रहे हैं उसको सुनो और ये याद रखो कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं होता है और कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं होता है। फिर से सुनिए, हमने बोला कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है और कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है। और पहले हमने क्या बोला था? फर्स्ट में हमने बोला था कि यही दोनों मिला के परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या बनाते हैं, पर ये एक दूसरे में नहीं होते हैं।
पर यही दोनों मिलके वास्तविक संख्या बनाते हैं। इतना बात समझ में आया है ना। तो अब समझिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये मान लो हमारा वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। इसके अंदर क्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं और अपरिमेय संख्या को QC, है ना, Q कॉम्प्लीमेंट, इससे डिनोट करते हैं। ये दोनों इसके अंदर हैं और ये जो सर्कल है ये क्या है, R है ना, ये क्या है, R है। और अगर इनको अलग अलग देखें ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग अलग देखें तो ये संख्या जो है इसमें नहीं होता है ना, ये भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। पर ये दोनों को अगर हम यहाँ पे, ये दोनों को अगर हम यहाँ पे मिला दें, है ना, तो कौन सी संख्या बन जाती है, ये संख्या बन जाती है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसने ये कहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब ये पूरा वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो R मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये हुआ ना हमारा वास्तविक संख्या। तो क्या ये सारा का सारा वास्तविक संख्या, ये पूरे को हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों मिला के वास्तविक बना दिए। तो अब ये पूरा वास्तविक संख्या है, तो क्या अपरिमेय भी है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इसमें Q है, जो इसमें Q है वो QC नहीं हो सकता। मतलब ये है कि जो इसमें परिमेय संख्या है, ये परिमेय है ना, यहाँ देखो, वो अपरिमेय नहीं हो सकता, है ना। मतलब जो इसमें परिमेय है, क्योंकि इसमें दोनों है, परिमेय अपरिमेय, ये दोनों मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बनाए हैं। तो वास्तविक संख्या में दोनों है, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो वास्तविक संख्या में जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए ये कथन असत्य है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं बढ़िया से। तो हम तीसरे के आंसर लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, कारण लिख दीजिए। क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह से इसका कारण दे सकते हैं। हमने क्या लिखा कि यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या बनाते हैं। इसका मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों हैं, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं हो सकता और कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं हो सकता, लेकिन वास्तविक संख्या में ये दोनों हैं। तो वास्तविक संख्या में जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगा, है ना। इसी कारण से ये कथन असत्य है। वही तो हमने लिखा है कि यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, है ना, मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है ना। तो जो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका कारण दे सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पे हम इसे इरेज करते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो इसको समझते हैं कि ये पूछा क्या है। बात यहाँ पे है पहली की सभी धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक की बात की है। और आप जानते हैं धनात्मक पूर्णांक हम किन्हें कहते हैं। देखो जीरो के बाद, है ना, दाएं साइड से 1 से धनात्मक पूर्णांक स्टार्ट होते हैं। इसको याद रखिए, जीरो से नहीं। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, हमने समझाया था ना फर्स्ट लेक्चर में। तो 1 से लेकर के इधर दाएं साइड में जितने भी नंबर हैं सबके सब धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। देखो
हम धनात्मक पूर्णांक को i या फिर z से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, i प्लस लिख सकते हो या फिर z प्लस लिख सकते हो, है ना। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो धनात्मक पूर्णांक 1 से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है, ये आते जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे 2 का वर्गमूल देखें तो 2 का वर्गमूल ये क्या है, ये अपरिमेय ही है। क्या है? अपरिमेय। 2 का वर्गमूल क्या होगा? अपरिमेय। अगर आपने हमारा पहला वीडियो लेक्चर देखा है तो वहाँ पे क्यों ये अपरिमेय संख्या है उसको समझाया गया है ना। तो आप पहले पहला लेक्चर देखिए, इसके बाद यहाँ पे आइए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर हम 3 की बात करें, अगर इसका वर्गमूल हम देखें, है ना, 3 का अगर स्क्वायर रूट देखें तो ये भी क्या है? अपरिमेय है। क्या है? ये भी अपरिमेय है, ठीक है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि इसके अंदर अभाज्य संख्या है ना। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या होता है तो वो अपरिमेय ही होता है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे 5 की बात करें तो ये भी क्या है? अपरिमेय है ना। रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 भी एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ तक कि रूट 6 भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 6 भी एक अपरिमेय संख्या है, भले ही ये यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है ना। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो तभी हम बोलेंगे कि वो अपरिमेय है ना। देखो अपरिमेय कब नहीं होता इसको समझिए। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो फिर वो अपरिमेय नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या है तब फिर वो अपरिमेय संख्या होगा। नहीं आया समझ में? देखो हमने ये बोला अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं ये सुनिए। ऐसी संख्या जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग होता है ना, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। नहीं आया समझ में? देखो जैसे 4 हो गया, क्या 4 हो गया, ये प्राकृत संख्या 2 का वर्ग है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे 9 हो गया, ये जो है 3 का स्क्वायर है ना 9। ऐसे ही 16 हो गया, 16 हो गया, ये 4 का स्क्वायर है ना। तो ये नंबर जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाते हैं। क्या? पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। इन नंबर्स को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं, है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो, स्क्वायर हो, है ना, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। तो इस तरह का नंबर जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर रूट के अंदर हैं तो फिर ये अपरिमेय नहीं होंगे, है ना। ये अपरिमेय नहीं है ना, ये अपरिमेय नहीं है ना, ये परिमेय है। क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? बोलो बेटा, ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ये क्या है? परिमेय संख्याएं। तो याद रखिए अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो फिर वो परिमेय संख्या है, अगर पूर्ण वर्ग के अलावा कोई संख्या है तो फिर वो अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पता नहीं हम कहाँ चले गए, ठीक है। आइए अपने प्रश्न पे आते हैं। आप लोगों के चक्कर में ना पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो देखिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे रूट 2 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 6 भी अपरिमेय संख्या है और रूट 7 भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। हमारा प्रश्न क्या था एक बार और पढ़ते हैं। इसमें बोला था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो सभी की तो अभी नहीं कह सकते, पर जितने को हमने देखा है ना, जितने धन पूर्णांकों को हमने देखा वो अभी क्या है? अपरिमेय ही हैं। तो क्या सत्य बोल दें? नहीं। चलिए जो छूट गए उनको देखते हैं। देखो इसको देखो, अरे ये तो देखने के चक्कर में छुप गया जी। तो चलो इसको देखो, ये देखो रूट 1। अब ये जो 1 है ना रूट के अंदर है, ये 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया यदि कोई संख्या किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो, है ना, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो जो 1 है ना रूट के अंदर, वो 1 का ही तो वर्ग है ना। इसलिए ये जो है परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे अगर हम 4 की बात करें, ये रूट 4 की अगर बात करें तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये कथन तो असत्य हो गया ना, इसमें भी हमको सत्य तरह से ही आंसर देना था, है ना।
मतलब ये जो बोला है ना, ये गलत बोला है। इसने क्या बोला था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, हमने इनका वर्गमूल करके देखा, ये ऐसे रूट लगा देना ही वर्गमूल करना कहलाता है, ठीक है। तो जब हमने इनका वर्गमूल करके देखा तो हमको ये पता चला कि कुछ नंबर अपरिमेय हैं, सारे नंबर नहीं हैं। और इसने सभी धनात्मक पूर्णांकों की बात किया था कि इनका जो वर्गमूल है अपरिमेय होते हैं, पर ऐसा नहीं है ना। ये परिमेय हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। ये जरूर है, यहाँ पे क्या है, अपरिमेय हो गया, है ना। तो कुछ परिमेय है, कुछ अपरिमेय है, सारे के सारे यहाँ पे अपरिमेय नहीं है, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे बोला था आगे, यदि नहीं, मतलब जो हमारा आंसर है नहीं, वो तो वैसे भी आंसर नहीं है ना, इतने तक का आंसर जो है नहीं है, ठीक है। तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये भरे पड़े हैं उदाहरण, ये हो गया, ये भी परिमेय संख्या, ये भी एक उदाहरण ही हो गया। तो चलो अब इसको लिखते हैं कि फेयर में, नोट में या फिर एग्जाम में आता है तो हम कैसे लिखेंगे, है ना, उस चीज़ को यहाँ पे हम लिखते हैं। तो देखिए, समझ में तो आया ना, आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो जाके अपनी भैंस चराएं। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोला था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम लिखेंगे नहीं, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, है ना, अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। और बोला था यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। लिख दीजिए क्योंकि धनात्मक पूर्णांक 1, 4 और ऐसा 9, है ना, इत्यादि का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या होगी, ऐसे लिख दीजिए, एक परिमेय संख्या होगी, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक, कुछ एग्जाम्पल, वो एक पूछा था हमने 3 नंबर दे दिया, है ना। उसने पूछा था कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है ना। तो हमने बहुत सारे संख्या दे दिया, है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया कि क्योंकि धनात्मक पूर्णांक 1, 4, 9 इत्यादि का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी, है ना। आप यहाँ पे निकाल के दिखा भी सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मतलब कि परिमेय संख्या होगी, है ना। जैसे √1 का वर्गमूल 1 होगा, √4 का वर्गमूल 2 होगा और √9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 होगा, है ना। ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। तो 1, 2, 3 ये परिमेय संख्या, परिमेय नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है इसका भी आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। हमने बहुत सारे नंबर को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया है, √3 को, √2 को, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये सारी चीज़ों को सीखा है ना। तो यहाँ पे हल करना आसानी होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बेसिक नहीं बताएंगे, अगर जिसको बेसिक ही देखना है तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको हल करते हैं। तो आप जानते हैं कि हल में हमको एक नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे संख्या रेखा पर ही तो इसको दिखाएंगे, है ना। तो चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे जल्दी। ये रहा हमारा नंबर लाइन। इसमें हमको क्या करना होगा, देखो आपको पता है, थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर हमको किसी भी अपरिमेय संख्या का लेंथ चाहिए तो ये हमको समझ में आ चुका है कि ये एक समकोण त्रिभुज है जैसे, है ना।
और ये वाली लेंथ जो भी हमको चाहिए होता है यहाँ पे वो लेंथ होता है ना। ये आपने पिछले वीडियो में समझा है। देखो ये चीज़ अगर भूल गया है तो ये छोटी सी चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं अभी, ये याद रखिए कि किसी भी अपरिमेय संख्या का अगर हमको लेंथ चाहिए, अब लेंथ तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अगर यहीं पे हमको पता होता कि ये जो है √5 के बराबर है ना, मतलब इसकी लेंथ जो है √5 के बराबर है, तो हम क्या करते, इसको 0 पे रखते और इधर आर्क लगा देते, जहाँ पे ये काटता है ना नंबर लाइन को, वही हमारा मतलब वही पॉइंट जो है हमारा √5 को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे, और क्या है ना। तो हमको लेंथ पता करना ज़रूरी है, और वही लेंथ पता करने के स्टेप क्या है वो अपने माइंड में होना चाहिए, ये ज़रूरी है ना। तो कुछ बातों को ध्यान में रखो। हम ये बोलने वाले थे कि जैसे हमको √5 मतलब बोलें कि कोई भी अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे √5 की बात नहीं है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या है, तो याद रखो हम किसी भी अगर अपरिमेय संख्या का लेंथ निकालना चाहते हैं तो हम उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, है ना। कौन कौन से, उनका नाम भी दिया गया है, लंब, कर्ण और आधार, है ना। तो याद रखिए जैसे अगर हमको √5 का लेंथ चाहिए तो हमारे पास √4 का लेंथ होना चाहिए। जैसे अगर हमको √7 का लेंथ चाहिए तो हमारे पास √6 का लेंथ होना चाहिए, साथ के साथ 1 इकाई का लेंथ होना चाहिए। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। और याद रखिए कि हमको जिसका भी लेंथ निकालना है ना वो हमारा हमेशा कर्ण होगा, कर्ण कर्ण कर्ण, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे देखो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा जो है वही कर्ण होता है, इसी कर्ण की हम बात कर रहे थे, है ना। तो जैसे हमको √5 का लेंथ चाहिए ना, तब ना हम इस √5 को यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। तो देखो जो भी यहाँ पे निकालना होगा हमको वो समझने के लिए याद रखो, या ये याद ही रखो, ये फिक्स ही है कि वो जो है कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। जब उसको बैठाएंगे ज्ञात करने के लिए तो देखो ये तो निकालना है हमको, पर ये याद रखो, एक आइडिया याद रखो कि वो कर्ण ही होता है ना। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमको आधार कितना लेना है। कैसे पता चलेगा, हमने बोला ना कि जिसका भी हमको मतलब लेंथ निकालना है, जिस भी अपरिमेय संख्या का लेंथ निकालना है, जैसे यहाँ पे हमको √5 का लेंथ निकालना है तो हमारे पास √4 का लेंथ होना चाहिए, और जो होना चाहिए वही इस यहाँ पे आधार की बात होती है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे √4 का लेंथ होना चाहिए, यहाँ पे √4 का लेंथ होना चाहिए, और हमने ये भी बात किया था कि 1 इकाई मात्रक का लेंथ भी होना चाहिए, है ना। तो √4 का लेंथ यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, क्या होगा, आप बोलेंगे सर √4 तो 2 को भी कहते हैं, तो हाँ, तो नंबर लाइन पे 2 लेंथ लेना तो आसानी है ना। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लेंथ ले लें, ये हमारा √4 ही तो होगा, ठीक है, क्योंकि यही 2 के बराबर है, और इसके ऊपर 1 इकाई ले लेंगे। 1 इकाई कितने को कहते हैं, देखो 0 से लेकर 1 तक की जो दूरी आपने बनाया है ना, इसी को बोलते हैं 1 इकाई। जैसे अगर आपने इस तरह का नंबर लाइन बनाया होता और यहाँ पे आप जैसे देखिए इधर तीर का निशान है, इधर तीर का निशान है, यदि यहाँ पे आप 0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 0, फिर देखो इतना गैप रख के आप यहाँ पे 1 बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं 1। अब नंबर लाइन पे आप इस तरह नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ इतना गैप करके 1 लिख रहे हैं, तो इतना ही गैप करके अब आपको अगला नंबर लिखना होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। मतलब कहने का ये है, मोटा मोटा समझिएगा कि आपने शुरुआत में जितना गैप 0 और 1 के बीच में ले लिया, उतना ही गैप हर एक नंबर के बीच में होना चाहिए। और अगर आप ऐसे करके बनाए हैं नंबर लाइन को, और उसी नंबर लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं √5 को, तो फिर आपको 1 इकाई लेंथ यही माना जाएगा। आपका इस नंबर लाइन के हिसाब से 1 इकाई लेंथ 0 और 1 के बीच में आपने जितना बना दिया वही माना जाएगा। अब इसमें हमने थोड़ा दूर दूर बनाया ताकि हमको समझ में आए, है ना। तो हमने 0 और 1 के बीच में जितना लेंथ लिया उतना ही लेंथ सभी के बीच में लेना पड़ेगा, ठीक है, नंबर लाइन बनाते टाइम। इस बात को हमेशा याद रखिए, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो ये 1 इकाई है ना। अब यहाँ पे कोई 1 इकाई का फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जरूरी नहीं।
आप देखो, आप ये भी कर सकते थे, जैसे ये हमारा नंबर लाइन है तो आप ये भी कर सकते थे, यहाँ मान लो 0 है, यहाँ आप 1 बना रहे हो, अब ये हमारा 1 इकाई हो गया, इतना दूरी, यहाँ पे इतना दूरी है, यहाँ पे इतनी दूरी है, ये तीनों का मतलब एक ही इकाई है ना। तो यहाँ पे इकाई का मतलब देखो, जब कोई भी मात्रक नहीं दिया रहता है ना, सेंटीमीटर में करना है कि मिलीमीटर में करना है ना, अगर बोल दिया होता कि सेंटीमीटर में 1 इकाई लेंथ लेके करिए, तब तो फिक्स रहता, चाहे आप बनाओ चाहे हम बनाएं, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला तो नहीं है ना कि कितने मात्रक लेना है, तो अपने मन से जितना गैप आप फर्स्ट में बना देंगे, ऐसे नंबरिंग करेंगे, वही गैप आपका 1 इकाई कहलाएगा। तो जो फर्स्ट गैप है ना, मतलब 2 नंबर्स के बीच में जो गैप है वही हमारा 1 इकाई है। ठीक है। तो चलिए अब देखो, हमको √4 का मतलब 2 इकाई लेना है, कितना, 2 इकाई। तो 2 इकाई यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, ये हमारा 2 इकाई हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1 इकाई हो जाएगा, है ना। तो देखो ये 2 इकाई यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले लेंगे, ठीक है, और ऊपर 1 इकाई ये 90 डिग्री का बनाते हुए लेना है ना। तो अगर किसी भी बिंदु पर आपको लंबवत रेखा खींचनी है, क्या करना है, तो याद रखो, किसी भी लाइन पर, किसी भी बिंदु पर यदि आपको लंबवत लाइन खींचनी है, मतलब 90 डिग्री के साथ लाइन खींचनी है, तो इसका 2 तरीका है। या तो आप डी से डायरेक्ट बना लीजिए, है ना, जिस भी पॉइंट पर आपको 90 डिग्री लंबवत लाइन खींचनी है ना, डी से डायरेक्ट बना लीजिए, या फिर प्रकार की सहायता से बनाया जाता है। वो कैसे, खाली समझते जाइएगा, ठीक है। अगर आप प्रकार का दर्शन नहीं किए हैं तो आपको दिखा देते हैं कि प्रकार होता है किस तरह, ये है ना, लीजिए दर्शन कर लीजिए, बाकी इससे बनाएंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है ना, ये उधर उधर भागता है, ठीक है, इसमें स्मार्ट बोर्ड में। तो देखिए आप समझ लीजिएगा, समझ जाएंगे, है ना। फर्स्ट में हम देखते हैं कि प्रकार की सहायता से किसी भी लाइन पर, किसी भी बिंदु पर हम कैसे लंबवत लाइन खींचते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रकार लेना है, ठीक है। मान लो इस लाइन के हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, लंबवत लाइन खींचेंगे, है ना, जो एक दूसरे पर लंब हो, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, आप प्रकार ले लीजिए और प्रकार को आप ओपन कर लीजिए, एक बार खोल लीजिए जितना आपका मन हो, है ना, पूरा मत घुमा दीजिए कि तोड़ दें, एक बार खोल लीजिए, ठीक है, हिसाब से, ठीक है। अब उसको चेंज नहीं करना है, कब तक, ये याद रखो। देखो अब आपको करना क्या है, ओपन कर लिए है प्रकार को, यहाँ पे रखना है, एक ऐसे आर्क लगाना है, ठीक है, पहला। दूसरा स्टेप, अभी चेंज नहीं करना है, आप प्रकार को जितना खोल के रखें उतना ही रखना है, ठीक है। अब प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और पेंसिल से एक आर्क ऐसे मारना है, ठीक है। फिर बदलना नहीं है, अभी प्रकार को बार बार बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है, एक आर्क यहाँ पे लगाना है ऐसे, ठीक है। अभी भी बदलना नहीं है, अब क्या करना है, इस बार यहाँ पे रखना है अपने प्रकार की नोक को और यहाँ पे ऐसे आर्क लगाना है, ठीक है। अभी भी बदलना नहीं है, आपको यहाँ पे अपने प्रकार की नोक को रखना है और यहाँ पे एक आर्क लगाना है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को जहाँ पे काटे हैं ना, यहाँ पे काटे हैं ना, यहाँ पे, इसको और इस पॉइंट को आपको स्केल की सहायता से मिला लेना है, ठीक है, स्केल की सहायता से मिला लेना है ऐसे, ठीक है। और ये जो लाइन आएगा ना, ये हमेशा 90 डिग्री पर ही आएगा। आप जब प्रकार से बनाएंगे तो मस्त बनेगा, है ना, एक नंबर का, ठीक। तो ये 90 डिग्री पर ही बनेगा। अब ये लाइन है, अब इसमें क्या करना होता है हमको, जैसे यहाँ पे हम 90 डिग्री लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। फिर इसमें हमको इस लाइन में से केवल 1 इकाई लेना है हिस्सा। तो आपने जितना लाइन बनाया है ना, यहाँ पे नंबरिंग किया है गैप कर करके, उस गैप में से एक गैप ऐसे प्रकार को ओपन कर लीजिए, है ना, ठीक है। प्रकार को जैसे हमने इतना ओपन कर लिया, ये पेंसिल की नोक और ये प्रकार की नोक, इतना ओपन कर लेंगे, है ना। अब इस लाइन में से हमको 1 इकाई चाहिए, तो प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और जितना हमने 1 इकाई लिया है ऐसे काट लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमारा 1 इकाई है। इस तरह से हम किसी भी लाइन में जितना हमको चाहिए उतना लेंथ लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप यहाँ पे किसी भी लाइन के किसी भी बिंदु पर लंबवत लाइन खींचना सीख गए होंगे। अब बात आती है डी से कैसे बनाते हैं। ये तो हमने प्रकार की सहायता से बताया आपको, अब डी से देखो कैसे बनाते हैं वो सीखिए। यहाँ पे थोड़ा सा डी से हम कैसे बनाते हैं, तो देखो डी से कैसे बनाते हैं। डी से बनाना बहुत ही आसान है। देखो मान लो ये हमारा लाइन है और अगर हमको इस पॉइंट पे लंबवत लाइन खींचनी है तो डी के सहायता से हम कैसे खींचेंगे। इस पॉइंट पे हमको लंबवत लाइन खींचनी है, तो डी मतलब चांदा जो होता है आपका, ठीक है, किधर गया, ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं डी। तो इसकी सहायता से हमको क्या करना है, लंबवत लाइन खींचना है। तो आपको करना क्या होगा, इसको
देखो जहाँ पे ये सारे लाइन आके मिलते हैं ना, आपके चांदे पे बना होगा यहाँ पे, उसको इस पॉइंट पे रखना है। और जो ये लाइन है, ये लाइन, ये वाली लाइन है ना जो जीरो पे गया है ऐसे, ये वो इसी लाइन पे आना चाहिए, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, इसी लाइन पे आना चाहिए, ऐसे हिसाब से रखना है। ठीक है, ये लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि हमने स्केल से नहीं खींचा था ना इसके लिए, पर हो गया, समझने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे एकदम सीधी, और ये पॉइंट पे आना चाहिए बीच में, है ना, बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये जल्दी अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 90 दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं सर, दिख रहा है बोलिए ना। यहाँ पे ऐसे आपको एक डॉट बना लेना है, फिर मार्क टाइप से, है ना, फिर उसको हटा के मतलब इसको, और फिर क्या करना है आपको, मिलाना है इसको इससे, है ना, स्केल से। ठीक है, स्केल से आपको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, तो जो बनेगा यहाँ पे वो 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये सीखा कि किसी भी लाइन के किसी भी बिंदु पर अगर हमको लंबवत लाइन मतलब एक दूसरे जो हैं वो 90 डिग्री पर बने, कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। पता नहीं कहाँ ले जाते हो आप लोग। चलिए, तो देखिए हमको क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। और आप ये समझ चुके हैं कि अगर हमको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमारा आधार कितना होना चाहिए, √4 के बराबर। और √4 मतलब यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2, तो 2 इकाई ले लेंगे, और ऊपर कितना लेंगे हम, 1 इकाई। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो आपको यहाँ पे स्केल की सहायता से ही सारे काम करना है। ठीक है ना, ताकि सही मेजरमेंट आए। अब देखो इसको हम रखेंगे 0 पर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इकाई ले लेंगे, यहाँ से 2 इकाई खींचेंगे, कहाँ तक, 2 तक खींच दिए। ठीक है, 2 तक हमने खींचा, 2 तक, ये कहाँ तक आया, देखो ये 12 तक गया है हमारा। ठीक है, कितना, 12 तक, इसमें दिखा भी रहा है 11.9, है ना, कहाँ तक गया है, 12 तक, है ना। तो याद रखिए जब 6 तक जाएगा ना वो हमारा 1 इकाई होगा, क्योंकि 12 तक गया है तो 2 इकाई। याद रखिए क्योंकि हमको यहाँ पे 1 इकाई भी लेना है ना, तो 6 तक देखेंगे। ठीक है ना, ये कहाँ तक है, 12 तक है। ठीक है, यहाँ पे 11.9 लिखा भी है। ठीक, तो ये हमने 2 इकाई ले लिया। ठीक, इसका नाम दे देते हैं, मान लो हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा A है। ठीक है, अब A पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंबवत लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, D के सहायता से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो आपको जैसे अभी हमने बताया क्या क्या करना है उसी स्टेप से हम कर रहे हैं। यहाँ पे 90 है ना, तो वहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम स्केल की सहायता से लंबवत लाइन यहाँ पे खींच लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइन हमने खींचा, अभी लंबवत लाइन खींचा है, 1 इकाई लाइन नहीं खींचा है। 1 इकाई लाइन हम कैसे खींचेंगे, यहाँ से माप के, है ना। अगर प्रकार से आप खींचना चाहते हैं तो प्रकार को इतना ओपन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, है ना, मतलब 0 पे प्रकार की नोक रख के और पेंसिल का नोक 1 पर रख के आप उसको मतलब इतना खोल लीजिए 0 और 1 के बीच, है ना। फिर उतना ही ओपन रखिए प्रकार को, और यहाँ पे प्रकार की नोक को रखिए और यहाँ पे ऐसे आर्क लगा लीजिए। जहाँ पे काटेगा उतना ही 1 इकाई होगा। फिर आपको यहाँ से इसको मिला देना है ना, ऐसे करना है। तो हम यहाँ से प्रकार की सहायता नहीं लेंगे, हम स्केल से ही करेंगे, क्योंकि हमको पता है जो हमारा लेंथ था वो 6 लेना है। हमको कितना, 6 लेना है, 6 तक, क्योंकि 12 2 एकक गया था, 2 इकाई गया था, है ना, 2 इकाई गया था, है ना। तो ये हमको कितना लेना पड़ेगा, 6 ही लेना पड़ेगा ना। ये वाला हमारा 6 कहाँ पे जाएगा, ये 6 लिखा है, इस पॉइंट पर ऐसे आर्क लगा लीजिएगा प्रकार से, है ना। ये वाला पॉइंट है ये यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं OAB नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस B पॉइंट को और हमको इस O पॉइंट को मिलाना है। जो लाइन मिलेगा वही हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब √5 का लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, जो लाइन मिलेगा वही हमारा √5 लेंथ के बराबर होगा। ठीक है,
तो इसको मिलाइए। तो ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये जो वाइट कलर में लाइन आया है आपके पास, यहाँ 0 से लेकर के B तक, यही लेंथ हमारा क्या है, √5 के बराबर है। ये लेंथ कितना है, √5 के बराबर है, ठीक है। और ये वाला हमारा कितना है, 1 इकाई, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, √4 बोलें या फिर 2 के बराबर है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी तो ये हमारे पास O से लेकर के B तक ये जो लाइन आया, ये √5 का लेंथ आया है। क्या आया है, √5 का लेंथ आया है। क्या आया है बोलो, √5 का लेंथ आया है। लेकिन हमको करना क्या है, इस लेंथ का नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना है ना। तो अभी हमारे पास लेंथ है, तो हम नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, आप समझ गए, प्रकार की सहायता से। अब तो इसकी सहायता लेनी ही पड़ेगी, थोड़ी सी इसका यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या होगा, आपको थोड़ा समझ लीजिए। आपको क्या करना होगा, प्रकार की नोक को यहाँ रखना होगा। मतलब कहने का ये है कि इस प्रकार को √5 लेंथ के बराबर हमको ओपन करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसकी जो नोक है ना प्रकार की, यहाँ रखेंगे, और जो पेंसिल की नोक है यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं। ये कुछ इस तरीके से है ना। देखो जो प्रकार है उसकी नोक यहाँ पे है ना। ये स्टेप को याद रखिए। इसी स्टेप को हमको यहाँ पे हिंदी में लिखना भी पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर, मतलब जहाँ पे प्रकार की नोक रखते हैं ना वो केंद्र हो जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं O को केंद्र मानकर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्रकार को OB के बराबर त्रिज्या लेकर, ये जो गैप रहता है उसको त्रिज्या बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि OB के बराबर प्रकार को खोला अपने देसी भाषा में, या फिर बोल सकते हैं OB के बराबर त्रिज्या लिया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे O पर प्रकार की नोक रखा और B पर पेंसिल का नोक रखा, इतना हमने ओपन कर लिया। और ये जो इतना खुला है ये √5 लेंथ के बराबर प्रकार खुला हुआ है। इतना तो समझ में आ रहा है आपको भी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इतना ही ओपन करके प्रकार को चेंज नहीं करना है ना। ये गैप कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये √5 के बराबर खुल चुका है। अब हम नंबर लाइन पे आर्क खींचेंगे, एक चाप लगाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, आप प्रकार के नोक को यहीं पे रखिए और इस पेंसिल को नोक को नीचे लाइए, ऐसे। ये आया नीचे, आ गया। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे एक आर्क लगाइए, ऐसे। ये देखिए लग रहा है ना, ये ऐसे B तक इसको जाने दीजिएगा, ये ठीक इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे नंबर लाइन को ये काट रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये जो प्रकार है, जब हमने आर्क लगाया प्रकार से तो यहाँ पे नंबर लाइन को काट रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे। और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम दे दीजिए। यही पॉइंट जो है ना √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे, पर इसका नाम दे दीजिए कुछ भी। मान लीजिए हम हर बार P ही तो देते हैं, तो P नाम ही दे देते हैं, क्या जाता है ना। तो ये पॉइंट हमारा P है। कौन सा, ये वाला पॉइंट P पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी सहायता से आप ऐसे आर्क लगा सकते हैं। देखो इसमें डॉटेड लाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ें हटाएंगे तो सब हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन करते हैं, इसको हटा देते हैं, खराब दिखता है। तो इस तरह से हमको प्रॉपर बनाना होगा अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है ना, ऐसे। अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं कि हमने क्या क्या किया। यहाँ पे हमको लिखना भी होगा, याद रखिए, ठीक है। हमको लिखना भी होगा, इस चीज़ को आप याद रखें कि हमको लिखना भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे तीर का निशान बना सकते हैं। तो चलिए हल में हम सबसे पहले लिखेंगे। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सबसे पहले O और A, यहाँ पे A पॉइंट है, OA बराबर 2 इकाई लिया था, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ हमने क्या किया, यहाँ OA बराबर 2 इकाई, या ऐसे लिख सकते हो OA बराबर √4 ऐसे बराबर करके 2 इकाई ऐसे लिख सकते हो, है ना, 2 इकाई, है ना। और
और क्या किया था यहाँ पे ए बी है ना, और ए बी बराबर कितना लिया था, 1 इकाई। कितना लिया था, 1 इकाई। इस प्रकार लिया कि इस प्रकार लिया कि मतलब ये दोनों लंबवत हों, है ना, ये दोनों लंबवत हों, मतलब कि ए बी लंब हो ओ ए पर, है ना, ए बी लंब हो गया किस पर, ओ ए पर, ठीक है, ये ठीक है। उम्मीद है ये बहुत ही आसान है लिखना। देखो ओ ए बराबर शुरुआत में हमने नंबर लाइन पे क्या किया था, ओ ए बराबर 2 इकाई लिया था ना, ठीक है। फिर इसके बाद ए बी बराबर कितना लिया है, 1 इकाई ना, ये लिखा तो यहाँ पे ए बी बराबर 1 इकाई लिया है ना। और किस तरह से लिया है कि ये दोनों जो हैं यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लंबवत हो, यहाँ पे 90 डिग्री बनाई है ना। तो ओ ए जो है यहाँ पे लंबवत है, ए बी और ओ ए, है ना, यही तो लिखा कि यहाँ ओ ए बराबर √4 बराबर 2 इकाई, आप √4 बोलो या फिर 2 बोलो, वही है मतलब, है ना। और ए बी बराबर 1 इकाई। इस प्रकार लिया कि ए बी जो है लंब हो गया ओ ए पर, है ना, ये दोनों मतलब लंबवत हैं, ठीक, ये किया। ऐसा करने से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना। क्या बना, समकोण त्रिभुज। तो उसी समकोण त्रिभुज में अब हम पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन सा है, ओ ए बी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक बार लिख देते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। देखिए तो कर्ण हमारा क्या है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है, तो ओ बी हमारा कर्ण है, तो कर्ण के जगह पे हम ओ बी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर बराबर, तो बराबर लंब स्क्वायर है, तो लंब क्या है यहाँ पे ए बी, है ना, तो ए बी का स्क्वायर, देखो लंब हमारा ए बी है पर लंबे में स्क्वायर है, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, आधार क्या है हमारा, आप कहेंगे सर ओ ए है आधार, तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इधर से वर्ग हटाएंगे तो उधर वर्गमूल लग जाएगा, है ना, ये तो आप बचपन से ही सीखे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। आगे ये हो जाएगा, मान रख दो ओ बी बराबर, देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है यहाँ से देख के बता सकते हो, ए बी का मान 1 इकाई है, तो 1 ए बी के लिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान है, आप √4 लिखिए या फिर 2 लिखिए, तो 2 लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये फिर यहाँ से हो जाएगा ओ बी बराबर, देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना, आप कहेंगे सर 4, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ओ बी बराबर √5, है ना, वही जो ये ओ बी आया ना, तो यही है ओ बी √5, है ना, देख रहे हो ना, उतना ही आया, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्या करना है, ये तो ठीक है, ओ बी बराबर √5 आ गया, है ना। अब हमको हिंदी में लिखना है, ये तो ठीक है कि √5, अभी तो ये ओ बी का लेंथ ना मिला √5, फिर हमने इस ओ बी लेंथ मतलब √5 लेंथ को किया क्या था, हमको करना क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना, तो किस तरीके से कौन कौन से स्टेप को अपना करके हमने नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट किया है, वही हमको हिंदी में लिखना है, ठीक है। यही काम बचा है, बाकी हो गया है। तो चलिए लिखते हैं इसको और ऊपर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो हमने क्या क्या किया था लास्ट में, वही यहाँ पे लिखना था। हमने क्या किया था, प्रकार की सहायता से, तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रकार की सहायता से सारे काम यहाँ पे नंबर लाइन पे जब हमने यहाँ पे आर्क लगाया था,
√5 लेंथ का, तो प्रकार की ही सहायता से किया था, है ना। तो वही सब लिखना है कि प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर, मतलब प्रकार की नोक को O पर रखे थे ना, हाँ, तो प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर क्या किया था, OB के बराबर प्रकार को खोला था ना, तो वही लिखेंगे। O को केंद्र मानकर OB के बराबर, OB के बराबर, OB के बराबर प्रकार को खोलकर, प्रकार को खोलकर, प्रकार को खोलकर प्रकार को खोलकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया, संख्या रेखा पर एक चाप लगाया, यही ना किया था, एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को, जो संख्या रेखा को, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है ना, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है, और बिंदु P ही, और बिंदु P ही, यहाँ से लिख देते हैं ताकि हो जाए, है ना, और बिंदु P ही, और बिंदु P ही नंबर लाइन पर, सॉरी बहुत आए अंग्रेज बनने, हिंदी में लिखिए, और बिंदु P ही संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर √5 को, है ना, मतलब करणी 5 को निरूपित करती है। ठीक है, इस तरह से आपको ये हिंदी लिखना होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको पूरा देखना है अगर किस तरह से है ये, इसका स्टेप बाय स्टेप, तो आप देख लीजिए, आपको दिखेगा। ठीक है, प्रॉपर इतने में सेट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा हल है ना, आपके तीसरे क्वेश्चन का, जो हमको नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना था, प्रदर्शित करना था। ये इसका पूरा हल है, आप इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम फिर से बताने जाएं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे शार्ट में आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, देखिए, देख ही लीजिए। हमने क्या किया था, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाया था, पर ये तो याद है ना, क्वेश्चन भी तो याद होना चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, है ना। तो हमने किया क्या था, सबसे पहले एक नंबर लाइन लिया था, है ना, फिर उसमें हम नंबरिंग किए थे, है ना। अब जो नंबरिंग हम करते हैं, जैसे 0 लिखे, फिर 0 से 1 जैसे ही नंबर लाइन पे लिखेंगे तो वो हमारा जो दूरी, मतलब जो गैप बना 0 और 1 के बीच में, वही हमारा 1 इकाई हो जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे 1 के बाद 2 लिखोगे तो 1 और 2 के बीच में भी उतना ही लेंथ होना चाहिए जितना 0 और 1 के बीच में है, मतलब बराबर गैप करके नंबरिंग करते हैं। ठीक है, ये, और वो एक गैप हमारा 1 इकाई होता है। ठीक है, अब हमको पता है कि √5 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमको √5 का लेंथ भी चाहिए तब ना। तो ये स्टेप यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये √5 लेंथ ही निकालने के लिए है ना। और हमको पता है √5 का लेंथ पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, है ना। और ये भी पता है कि अगर √5 का लेंथ हमको चाहिए तो आप तुरंत समझ जाइए कि अगर √5 का लेंथ चाहिए तो आधार, मतलब आधार हमारा क्या होगा समकोण त्रिभुज में, √4 होगा, क्योंकि अगर हमको √5 का लेंथ चाहिए तो हमारे पास √4 का लेंथ होना चाहिए। और यहाँ पे था √4 मतलब 2, तो 2 एकक हमने ले लिया और फिर हमने 1 इकाई मात्रा के ऊपर, है ना, ले लिया। अब यहाँ पे इसको मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद यहाँ पे √5 मिल ही गया ऑलरेडी। ये सब करके हमको यहाँ पे लिख के दिखाना है ना,
पाइथागोरस प्रमेय लगाने से √5 मिला है। तो वही सब लिखा कि यहाँ हम OA बराबर √4 या बोलें कि 2 इकाई लिया और AB बराबर 1 इकाई, इस प्रकार लिया कि ये दोनों एक दूसरे पर लंब हो, तभी तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, है ना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगाते हैं, इसलिए इसको 90 डिग्री पर ले रहे थे, ठीक है ना, ये चीज़। अब यहाँ पे इसीलिए फिर समकोण त्रिभुज OAB में एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसमें हमने मान रख दिए, कर्ण हमारा यहाँ पे OB था, OB का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या था, यहाँ पे AB था, तो AB का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे। आधार हमारा क्या था, OA था, तो OA का स्क्वायर यहाँ पे सब रख दिए। अब इधर से वर्ग हटा, इधर वर्गमूल लग गया, ठीक है। OB बराबर यहाँ से AB 1 इकाई है, OA कितना है, 2 इकाई के बराबर है ना। OB बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर इसको जोड़ दिए, 4 1 5 हो गया। यही OB बराबर √5 आ गया, मतलब O और B यहाँ से यहाँ तक √5 आया, मतलब यही लेंथ हमारा √5 है ना। फिर हमने प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक को यहाँ पे रखा और B के बराबर ओपन कर लिया। फिर एक चाप लगाया जो नंबर लाइन को P पर काटता है ना, और बिंदु P ही नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है कि प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB के बराबर प्रकार को खोलकर या फिर त्रिज्या लेकर ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे, है ना। संख्या रेखा पर एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है ना, और बिंदु P ही संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, या फिर करने लगोगे आप भी, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो इसमें चौथा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। वैसे ये आपका काम है ना, सर्पिल बनाना है इसमें, है ना, हमने बनाना सिखाया भी था इससे पिछले वाले लेक्चर में, है ना। तो फिर भी देख लीजिए कैसे बनाएंगे, फिर आप बढ़िया से स्केल और चांदा जो D बोलते हैं, है ना, और प्रकार की सहायता से फिर सर्पिल बनाइएगा, है ना। यहाँ पे हम बताएंगे कैसे। तो देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये हमारा प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है ना। इसमें लिखा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, है ना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए, है ना। ये सब हटाइए, आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, ये बनता कैसा है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो हम एक सर्पिल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 0 है और 1 इकाई लेंथ ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमारा A है, ये 1 इकाई लेंथ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपको बढ़िया से स्केल से लेना है, ठीक है। ये यहाँ से 0 है ना, और ये हमारा O पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इतना ही लंबाई ऊपर लेना है, तभी तो 1 इकाई कहलाएगा ना, ठीक है। लगभग आप माप के लीजिएगा, ठीक है, बराबर लेना है आपको। ये 90 डिग्री पर लेना है, ठीक है, ये 1 इकाई। अब आप इसको मिला दीजिए, इसको क्या करिए, मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको पता है अगर ये 1 इकाई है और ये वाला भी 1 इकाई है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाला लेंथ √1 है ना। तो अगर ये √1 है और ये 1 इकाई है, तो आपको पता है यहाँ वाली जो लेंथ होता है वो कितना होता है, इससे 1 ज़्यादा ही आता है ना, इससे 1 ज़्यादा आता है, मतलब √2 आएगा। कितना आएगा, √2, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आपने बहुत पढ़ा, अगर हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो अगर ये 1 लेंथ है ना, इसका लेंथ कितना है, अगर 1 इकाई, और ये अगर √4 है यहाँ पे, तो ये अभी आपने देखा √5 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये 1 इकाई लेंथ है, अगर ये √7 है तो यहाँ पे √8 आएगा, है ना। ये आप समझते हैं, अगर आप हमारा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं ना, तो एक रत्ती भर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको सर्पिल बनाना है ना, तो काम क्या करना है, ये तो कर लोगे आप फर्स्ट स्टेप। फिर अगला क्या करना है, फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसका नाम दे दो B, इस पॉइंट पे फिर से आपको 1 इकाई लेंथ का क्या करना है, लंबवत लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर आप इसको मिला दीजिए यहाँ से यहाँ, तो ये वाली जो होगा, देखो आप अगर इसको नज़रअंदाज करो नीचे वाले को, ऊपर जो समकोण त्रिभुज बना है, ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में ये वाला आधार क्या होगा, √2 है, मतलब इसकी लेंथ कितना है, √2 है कि नहीं। तो अगर इसकी लेंथ √2 है और 1 इकाई है, तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे सर इससे 1 ज़्यादा ही होता है, जैसे यहाँ पे √1 था तो इसके कारण क्या हो गया, √2 हो गया, 1 से ज़्यादा 1, है ना। ऐसे ही इस त्रिभुज में इसका आधार अगर √2 है नीचे वाला, तो इसके ऊपर वाला, इसके सामने वाला क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर √3 होगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे फिर से 1 इकाई लेंथ लीजिए और फिर इसको मिला दीजिए, है ना, ऐसे ये 90 डिग्री पे। तो अगर ये √3 है तो ये वाला कितना होगा, सर बोलेंगे आप कि √4 है ना। फिर से यहाँ पे आप 1 इकाई लेंथ लीजिए, ये 90 डिग्री पे, है ना, और आप फिर से इसको मिला दीजिए, है ना।
तो ये जो बनेगा, अगर इसका रूट 4 है तो इसके सामने वाला कितना होगा, रूट 5 होगा, है ना। फिर से आप यहाँ पे एक इकाई लेंथ लीजिए, है ना, और इसको आप मिला दीजिए यहीं से, है ना, तो ये वाला कितना होगा सर, आप बोलेंगे रूट 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, इस तरह से सर्किल बनाने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे सर्किल बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। आज से हमारा प्रश्नावली 1.2 खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे, अभी तो हमने सिंपल इस तरह के परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोज में क्या करेंगे, इस तरह के नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ऐसे अगर नंबर है 1 + √3, है ना, तब हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, याद रखिए ये आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी हमको सीखना है। सारे नंबर्स को, जितने भी वास्तविक संख्या होता है, सबको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तभी तो पढ़ने का मतलब, नहीं तो फिर क्या मतलब। ठीक है, और अगर इस तरह का नंबर है उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी सीखेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर समझ में आ रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अच्छा क्या, यहाँ पे हम नाच थोड़ू न रहे हैं ना कि आपको अच्छा लगेगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।